गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट डे हमने इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट डिस्कस कर लिए थे। कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ लेना। आज हम लोग एमईसी स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ से हर साल जेई एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जेई मेंस में तो आते ही है। और ये जो पार्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और आपका अल्टरनेटिंग करंट, ये वाले पार्ट्स आपके हाईली स्कोरिंग पार्ट्स होते हैं। मीन्स यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप श्योर शॉट आप बना लोगे, इसकी गारंटी रहती है। क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें फ्रेम नहीं किए जा सकते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक, कुछ कैलकुलेटिव रहेंगे और वो इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमईसी, ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके जैसे हम लोग चार्ज में स्टडी किए थे ना, चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, आप उससे कंपेयर करके इसको स्टडी करना, तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एमईसी हम लोग देख लेते हैं कि एमईसी में हमें क्या क्या पढ़ना था। तो आपने ये पढ़ा था बायट-सैवर्ट्स लॉ, बायट-सैवर्ट्स लॉ। पहले लॉ को देख लेते हैं, लॉ क्या है, ठीक है ना, और फिर उसका कैसे एप्लीकेशन होता है। ये आप सब ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन रिवीजन के पर्पज से एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें आगे रिवाइज करने में ईजी जाएगा। सपोज करें कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। यहाँ से आई डायरेक्शन में आई करंट जा रहा है, इस तरह से जा रहा है ये, और ये आपका डीएल सेगमेंट है। तो ये जो टर्म होगा आई डी एल, यही कहलाता है आपका करंट एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे आप इसको इवेल्यूएट कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमें मान लिया किसी पॉइंट, ये पॉइंट पी है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, तो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब मैं डिस्कस कर रहा था, कि जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और जो आपका चार्ज एट रेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमें इस मूविंग चार्ज की वजह से, ठीक है ना, क्या जानना है, मैग्नेटिक फील्ड, और मूविंग चार्ज है मतलब करंट है, ठीक है। तो हम लोग दोनों केस देखेंगे, एक आइसोलेटेड चार्ज के मोशन की वजह से भी करंट का क्या फार्मूला होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा, और करंट के वजह से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्या फार्मूला होगा, ठीक है। और ये कैसे डिस्कवरी हुआ था, क्या थ्योरी था इसका, ये मैं डिस्कस करने नहीं जा रहा, आप ऑलरेडी जानते हो इसको, वेस्ट ऑफ टाइम हो। बी जो हो जाएगा बीपी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, और क्या हो जाएगा आर क्यू वेक्टर। ये इसका फॉर्मूला हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो जाएगा आपका आई डी एल वेक्टर, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा आर यूनिट वेक्टर से, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बीपी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल ओवर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे आर हमें क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर लेना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग इस रिजल्ट को यूज करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आर होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आइडियल एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो आर और आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एक आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसके यूज से, जिसके हेल्प से हम लोग 4 केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से, ठीक है, उसके बाद लूप के वजह से, उसके बाद आपका आर्क के वजह से, और सोलेनाइड में। तो ये 4 ही केस हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्टडी करना है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है,
जिसका डायरेक्शन जो होगा ना, आइडियल वेक्टर जिसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा और पोजीशन वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो अगर ये इस प्लेन में कर रहा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इधर आउट ऑफ द बोर्ड हो सकता है या डाउन टू द बोर्ड हो सकता है। ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये राइट हैंड को क्या करना, इसका पाम रखना करंट की तरफ, जो करंट जैसे फ्लो कर रहा है जैसे इस डायरेक्शन में, अब बेंड करो किसके तरफ, आर की तरफ। किधर आ रहा, बाहर की तरफ ना, मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कहाँ होगा, आउट ऑफ द बोर्ड। उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, डॉट, एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे उसमें डॉट यूज करेंगे। अगर डाउन टू द बोर्ड आया तो उसके लिए हम लोग क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। ये जस्ट कन्वेंशन है, आपका मन आप जैसे भी यूज कर लो, बट यू हैव टू मेंशन देयर दैट यू आर यूजिंग आउटवर्ड एज क्रॉस एंड डाउनवर्ड एज डॉट, ठीक है। जस्ट एजम्पशन है ताकि समझने के लिए इजी जाएगा। तो ये वाला टर्म हो गया कि कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। मी नॉट क्या होता है, मी नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। जैसे हम लोग परमिटिविटी निकालते हैं, वैसे ये परमिटिविटी किसी फ्री स्पेस की होती है, वैसे ये परमेबिलिटी होती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे और मैग्नेटिज्म में, और ऑलरेडी आप इसके बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज की जानते होंगे, तो मैं उसको स्किप करते हुए डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ये कुछ वैसा ही जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो किसी चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, मी नॉट अपर 4 पाई के जगह पे क्या होता था आपका, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होता था, क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो इसको कंसीडर करो, आर डी एल को क्यू कंसीडर करो, तो 1/r² टाइप का आ गया ना। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप एक चार्ज के लिए पढ़ते हो, ठीक है। मी नॉट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, यूनिट आप यहाँ से लिख सकते हो उसका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे किसी चार्ज की वजह से क्या होता, अगर मान लो कि ये चार्ज है, इधर v वेलोसिटी से जा रहा, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा पॉइंट P पे, ये मूविंग चार्ज की वजह से, और इससे एंगल कितना बना रहा है आपका, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मीन्स जो इसकी वेलोसिटी है चार्ज की, उस चार्ज की वेलोसिटी से अगर ये पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है, जिसका पोजिशन वेक्टर क्या है आपका, आर है, तो मूविंग चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे, वो हो जाएगा BP इक्वल टू μ0/4 पाई, राइट। और ये हो जाएगा QV क्रॉस R ओवर क्या हो जाएगा, RQ। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो ये मूविंग चार्ज की वजह से अगर देख लो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बिकॉज ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसके हेल्प से हम लोग जो डेरिवेशन है वो डिराइव करेंगे। ये वाला जो है ना, ये आपको के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहे होगे, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, क्योंकि वहाँ पे मूविंग चार्ज दे देगा, जैसे कॉइल दे देगा, बोलेगा कि चार्ज पार्टिकल उस कॉइल के अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी करेगा, या किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी करेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब हम लोग एक एक करके जो रिलेशन है, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिजल्ट्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, एक स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है, एक लूप के लिए जिसका नाम हमने रिंग दिया था, उसके बाद एक आर्क के लिए किया था, सॉलिड स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। तो यहाँ पे स्फीयर टाइप का कोई बॉडी का हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स का करेंगे जैसे हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। तो चलो मैं इस पार्ट को अभी रेज कर देता हूँ, ताकि जितने भी रिजल्ट्स होंगे हम लोग उसको अब डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला, नाउ वी विल लर्न एप्लीकेशन
एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड रिजल्ट। पहला मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको मैं सिर्फ बी से डिनोट करूंगा, बी ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर तो जरा देखते हैं, बाकी और टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेते हैं इसको। ये करंट जा रहा है आई, ठीक है, इसमें आई करंट पास कर रहा, बेटर होगा कैपिटल आई से डिनोट करें। यहां पे हमें कोई पॉइंट पे यहां पे निकालना है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, ये यहां से एंगल बना रहा है θ1 और ये यहां से बना रहा है θ2। समझ लेंगे बेटा। ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ का, जिसमें करंट आई जा रहा, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दिया गया है ये, ठीक है। और ये जो है ये पॉइंट पी पे इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इससे इस पॉइंट का एंगल जो होगा, इस लाइन का जो एंगल होगा वो θ1 और इस लाइन का एंगल θ2, ठीक है। तो हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी पॉइंट पी पे वो क्या हो जाएगा, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई साइन θ1 साइन θ2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब यहाँ पे देखेंगे जो डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन कैसे देखोगे यहाँ पे, तो डायरेक्शन के लिए बहुत सिंपल सा रूल है, अपना राइट हैंड यूज करना, राइट हैंड देखो करंट के डायरेक्शन में लिख दो, और ये जो होगा, ये जो फेस होगा, इस फेस की तरफ बेंड तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, बेंड तो ऐसे ही कर पाएंगे, तो ये जो कर्लिंग फिंगर होगा ना वो डायरेक्शन बताएगा। तो करंट के सामने अगर आपने ऐसे रखा, तो ये देखोगे करंट के डायरेक्शन में, तो ये किधर जा सकता है, नीचे की तरफ, तो ये पूरे इंटायर रीजन में कहीं भी चले जाओ आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपका, डाउनवर्ड ही मिलेगा। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मिला, तो मैं नोटेशन यूज कर दे रहा हूँ, नोटेशन, इसका मीनिंग ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड। एरो नहीं दे रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं दे रहा हूँ, जेड के एक्स कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस इसका मीनिंग ये है कि डाउनवर्ड होगा, राइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ फाइनाइट लेंथ वायर। ये फाइनाइट लेंथ वायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब ये θ1 θ2 डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल ना दिया हो, यहाँ एंगल दिया हो, जैसे ये अल्फा दे दिया और ये बीटा दे दिया, ये एंगल दे दिया, तो θ1 को लिख सकते हो ना 90 माइनस अल्फा, और θ2 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस बीटा। तो यही जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, मे नॉट आई ओवर 4 पाई कॉस अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। ये कर इसके टर्म्स में अगर इससे एंगल बना अल्फा, समझ में नहीं, और डायरेक्शन क्या होगा, अगेन डाउनवर्ड, तो ये हो गया। अब कुछ इसके स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट, अगर देखो ये वायर अगर इनफाइनाइट हो जाए, हम लोग पहला केस देखेंगे, ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट हो जाए तो जैसे से ये लेंथ बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, θ1 की वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ के क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 90, इधर θ2 की वैल्यू बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगा आपका 90। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए क्या हो जाएगा आपका
θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो b की वैल्यू हो जाएगी b एट p इज इक्वल टू मी नॉट आई ओवर 4 पाई r। ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए साइन θ1। तो साइन 90 और साइन 90 क्या हो जाएगा आपका 2, बिकॉज ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। दैट्स मल्टीप्लाइड 2, द रिजल्ट विल कम आउट टू बी मे नॉट आई ओवर 2 पाई r। ओके, so you got the value at point P may not I over 2 pi r. This is the very important result. You can also derive it using ACL, Ampere Circuit Law, right? Most of the cases, most of the question that came in JEE, you will encounter in any textbook, okay? The question will be on this basis: state conductor, ठीक है, स्टेट कैरिंग वायर करंट I, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। उसके लिए जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो ये होगा। ज़्यादातर हम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यहाँ से आते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी मी नॉट आई ओवर 2 पाई r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो जैसे जैसे r इंक्रीज करोगे, एज वी इंक्रीज द r मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा विल गो डाउन। एज वी इंक्रीज द करंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इंक्रीज करेगा। डायरेक्शन मालूम? तो कोई भी अगर ये हो गया, जैसे ये वायर हो गया ऐसा जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पूरे एंटायर रीजन में इसका ये पूरा रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो राइट पूरे पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको डाउनवर्ड, और लेफ्ट वाले पूरे पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा अपवर्ड। मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर होकर निकल जाएगा। क्लियर है ये? तो ये हो गया आपका फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, ठीक है। केस 2 अगर स्टडी करें तो ये हो जाएगा आपका सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए हमें जो वायर रखना है वो सेमी इनफाइनाइट का होना चाहिए। तो सपोज करो ये करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ये पॉइंट P है। तो इसके नीचे तो कोई वायर नहीं है, इसके जो वायर है वो ऊपर है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। इस सेमी इनफाइनाइट को भी इनफाइनाइट बनाया जा सकता था अगर P पॉइंट एंड्स पे नहीं होता, बीच में कहीं पे होता, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट का मीनिंग ये होगा कि जिस एंड से आप इसको देखोगे, जिस एंड पे, जिस पॉइंट पे आपको निकालना होगा, उस पॉइंट के आप एक लाइन ड्रॉ करो उस जो कंडक्टिंग वायर है उसके परपेंडिकुलर, तो जो वायर होगा उसका वो एक एज वहाँ पे कॉन्साइड कर जाएगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखोगे दो एंगल देखते हैं, साइन θ1, तो ये θ1 कितना हो गया, ये अगर बढ़ाओगे तो 90 डिग्री हो गया। θ2 की वैल्यू क्या आ गया, इसके नीचे कोई वायर नहीं है, तो θ2 की वैल्यू क्या आ गया 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 90 हो गया साइन 90 तो मी नॉट आई ओवर 4 पाई। तो जो B एट P जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मे नॉट आई ओवर 4 पाई r। दिस इज द वैल्यू फॉर सेमी इनफाइनाइट। और डायरेक्शन क्या होगा, अगेन इसके इधर डायरेक्शन कभी भी निकालना होगा, इसके इधर डाउनवर्ड है, इसके इधर अपवर्ड, देखो ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे बच्चे डायरेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालना है। पर मैं एक चीज़ बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड पूरा MEC है या EMI की बात, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से। और JEE एडवांस के लिए तो ये आपका ऐसा है जैसे कि ये पार्ट सबसे पहले आपको स्कोर करना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे मिस होगा ही नहीं। इस यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो बच्चे JEE के स्कोरर होते हैं, जिनको JEE के बारे में अच्छा आइडिया रहता है, तो वो इसको यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने क्वेश्चन आएंगे वो उनके लिए बहुत बेनिफिट है करता है, क्योंकि वो यहाँ से क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा। और इसके लिए बहुत एफर्ट नहीं लगाना होता है और बहुत कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए होता है।
एक्सक्यूज में, समझ में आई ये? तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए। सेमी इनफाइनाइट का एक और केस है, जरा वो भी देख लेते हैं। ये अगेन है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया यहाँ पे, देखो इस पॉइंट के ऊपर अगर जाओगे तो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और इसके जस्ट नीचे कुछ फाइनाइट लेंथ का सेगमेंट है जो पॉइंट पी पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। मतलब यही पॉइंट पी को उठा के अब यहाँ पे रख दिए तो जरा देखो थीटा 1 कितना हो गया यहाँ से 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो गई थीटा, बस वैल्यू पुट कर दो, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे जो बीपी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ओके, हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी इसको कैसे यूज करना है, कैसे इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो तो इरेज कर दो ना बेटा ये। ये एमईसी से लेके ईएमआई अल्टरनेटिंग करंट तक मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हुए ले चलूंगा, और मैं जितना बताइए जितना बोर्ड पे हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, उससे आगे आपके जेई मेंस में और जेई एडवांस में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखना। इलेक्ट्रिक करंट पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाया था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। ठीक है, और मैं आपको ये बोला था कि आप खुद बनाओ एससी वर्मा से, और जो क्वेश्चन फंसते हैं या बैक ईयर से क्वेश्चंस बनाओ, और वहाँ से जो प्रॉब्लम्स आती है आप पूछो। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग इसके सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। एक और केस है इसी का, ये हो गया स्पेशल केस में केस 1, केस 2 एंड केस 3। एक्सक्यूज मी। ये आपका फाइनाइट लेंथ का वायर है, हमें निकालना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। हमें निकालना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। तो जरा देखो यहाँ पे ये एंगल हो गया थीटा 1, या बेटर ये होगा, ये एंगल थीटा 1 हो गया, और ये एंगल थीटा 2 हो गया। ये एंगल थीटा 1 हो गया, ये वाला पार्ट जो एंगल थीटा 1 हो गया, और ये एंगल थीटा 2 हो गया, ये वाला, ये पूरा एंगल। समझ में आने ये? तो जरा देखेंगे इस एंगल को ले लेते हैं, बेटर ये होगा, ये एंगल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे एंगल नहीं रखते हैं, ये करंट आई जा रहा है इस डायरेक्शन में, हमें एक पॉइंट पी पे निकालना है, और पी जो है ये इस लाइन पे कहीं पे नहीं आ रहा, ये ऑफसेट पॉइंट पे है, ऑफसेट पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन आर ही है, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो देखो इस लाइन के बीच में कहीं पे नहीं आ रहा, ये ऑफसेट पॉइंट पे है। तो ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल, ये जो पूरा यहाँ तक अगर हम लोग एज्यूम करते हैं, वायर यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, पर हम लोग इसको एक्सटेंड कर दिए, तो ये पूरा लेंथ कितना जाएगा थीटा 2, और ये वाला जो लेंथ है, ये वाला एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा 1 एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, और यहाँ पे देखो ये पूरे एंगल के लिए पहले लिख दो, तो क्या आएगा ये साइन थीटा 2, उसमें से कितना पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं है, दैट इज साइन थीटा 1 पार्ट नहीं है, ये आ जाएगा। यही यहाँ के एंगल के लिए लिखते तो ये कॉस में कन्वर्ट होके आता।
पर हम लोग इसको कन्फ्यूजन में नहीं डालते हैं, साइन के टर्म्स में लिखे हैं बाकी, तो इसको भी साइन के टर्म्स में। बहुत सिंपल है ये पूरे एंगल के लिए लिख दो, उसमें से ये एंगल क्या कर दो, माइनस कर दो, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपका। अब ये पूरे पार्ट्स पे हम लोग देखते हैं केस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। ओके, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि अगर आपका ये कोई वायर है ऐसे फाइनाइट लेंथ का, तो आपको इस साइड मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड मिलेगा, पर अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो ये इसके एक्सिस पे ही आ गया ना, इसके एक्सिस पे ही आ गया ना, तो यहाँ पे अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू पूछता, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी 0 होता। तो ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर क्या होगा, 0 होगा। तो ये एक पॉइंट और इंक्लूड कर लेना। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। इस पे क्वेश्चंस करने से पहले ना हम लोग 2-3 पार्ट्स कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो सब एक साथ मर्ज होके आएगा तो इजी जाएगा करने में हमें, ठीक है। तो चलो, स्ट्रेट वाला वायर का हो गया। दूसरा हम लोग करते हैं दूसरा हम लोग यहाँ पे करेंगे आपका करंट कैरिंग कॉइल के लिए। करंट कैरिंग कॉइल के लिए कहाँ पे, उसके एक्सिस पे। यहां पे हमें निकालना है P पॉइंट है ये, और ये डिस्टेंस कितना है, X डिस्टेंस है, ये रेडियस है R। तो हमें यहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक चीज, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जनरली 2 टाइप के आपको वायर मिलेंगे, एक मिलेगा स्ट्रेट वायर और एक मिलेगा कर्ल वायर। सर्कुलर हो सकता है या आर्क में हो सकता है, कैसा भी। तो 2 टाइप के वायर होते हैं वायर, एक होगा स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट, और एक होगा कर्ल। स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड B विल बी सर्कुलर। और कर्ल वायर के लिए B विल बी स्ट्रेट। B विल बी स्ट्रेट, उसके एक्सिस पे। हर जगह स्ट्रेट नहीं होगा, कर्ल भी होगा, सर्कुलर भी होगा, लेकिन उसके एक्सिस पे स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोई करंट कैरिंग एलिमेंट वायर लेते हो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ठीक है ना। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो थंब होगा वो करंट की तरफ रखना, और कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब ये हो जाएगा डायरेक्शन क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है। इस वायर के लिए ये आपका कर्ल वायर है, सर्कुलर मान लिया। तो इसके लिए मान लिया करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें कर्लिंग फिंगर करंट की तरफ रखना, और जो थंब बचेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो थंब कैसे जा रहा है, स्ट्रेट में, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट ही होगा, यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे ऐसा भी बनेगा, ये ऐसा भी बनेगा, लेकिन जो एक्सिस पे होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। तो मैं एक्सिस का कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि जो स्ट्रेट वायर होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर कर्ल। जो आपका कर्ल वायर होगा, सर्कुलर वायर होगा, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट ऑन इट्स एक्सिस। स्ट्रेट वायर में थंब रखना किसकी तरफ, करंट की तरफ, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा।
कल वायर में जो सर्कुलर वायर होगा उसमें कर्लिंग फिंगर रखना करंट के डायरेक्शन में, और थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे हुआ मतलब करंट इधर जा रहा है। अगर क्लॉकवाइज होता तो करंट ऐसे जाता इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, समझ में आने की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है समझ लेते हैं। अगर ये आपका वायर है सर्कुलर वायर, तो इसमें क्लॉकवाइज जा रहा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये, तो ये वाला फेस जो सामने वाला फेस होगा, तो इसको मैं बेटर होगा कि मैं 2D व्यू 3D व्यू में बनाऊं इसको। ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो फेस होगा वो क्या बनेगा आपका नॉर्थ। देखो नॉर्थ को ऐसे कर दो, ये ऐसे जा रहा ना, ये मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा ये फेस नॉर्थ, ठीक है ना। और ये वाला जो फेस बनेगा वो क्या बनेगा साउथ। इसके दो फेस होंगे, तो जिधर से अगर आप इधर से देखोगे, सपोज करो इधर से आप देख रहे हो, तो इधर से आप देख रहे हो इसको, तो आपको क्या दिखेगा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए ये सामने वाला फेस क्या दिखेगा आपको नॉर्थ, और उसकी अपोजिट एंड वाला फेस साउथ में दिखेगा। पर अगर यही कुछ ऐसा हो, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा हो, तो यहां पे करंट जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो जो बंदा यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, ठीक है ना, वो क्या देखेगा कि करंट ऐसे कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज। तो साउथ में देखो ये कैसे जा रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की तरफ, साउथ फेस बनेगा और ये नॉर्थ फेस बनेगा, ये नॉर्थ फेस बनेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ऐसे निकल के फिर ऐसे जाएगा, और इसके लिए नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे निकल के ऐसे जाएगा। तो ये कुछ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कुछ पार्ट्स था जो डिस्कस करना जरूरी था। बाकी करते हैं फिर रिजल्ट्स पे डिस्कशन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइंसेस क्राउडेड होंगे वहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो ये सब वैसा ही है जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप को फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्लोज लूप को फॉर्म करते हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, EMI में आपने पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप को फॉर्म करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप को फॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब आते हैं ये डिस्कशन पे। तो हम लोग कहाँ थे, रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो ये मान लिया ये इस तरह से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब हमने अभी डिस्कशन किया एंटी क्लॉकवाइज है, तो देखो कर्लिंग फिंगर हमने किया एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। और ये क्या है, ये जो है इस प्लेन के क्या है, इस प्लेन में रखा गया, तो ये प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, वो हो जाएगा आपका म्यू नॉट I 2 पाई R स्क्वायर ओवर ये 4 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट I 2 पाई R स्क्वायर, रेडियस होगा इसका, तो इसके एरिया का डबल 2 पाई R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई टू x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको रिलेट करो, जो चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे क्या था KQ, ये तो K हो गया, ये हो गया Q ओवर x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2, इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो जरा देख लेते हैं। पहले ये चीज क्लियर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके एक्सिस पे ही, सिर्फ इस पॉइंट पे कहीं भी नहीं, इस पॉइंट पे कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप निकाल भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ये रिजल्ट किसके लिए एक्सिस पे, क्योंकि एक्सिस पे सिमेट्रिकल पॉइंट है तो इजी है कैलकुलेट करना, अगर एक्सिस नहीं होगा तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट सिर्फ वैलिड है एक्सिस के लिए। तो एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, if you have to find out the magnetic field will come out to
म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल केस क्या क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। पहला ये कि x वेरी वेरी ग्रेटर देन r ले लिया, तो x काफी दूर है इसके रेडियस के, या x रेडियस के कंपेयर में काफी डिस्टेंस, हाई डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए क्या केस बनेगा, क्या रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं। तो स्पेशल केस फर्स्ट, व्हेन x वेरी 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 ग्रेटर देन r, जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r हो जाएगा तो जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर सॉरी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 4 पाई है, एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन लेके निकाल दो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट वाला टर्म हट जाएगा और एक्स क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यू, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये टर्म टेंस टू 0, राइट। तो और ये जो सिर्फ पाई आर स्क्वायर क्या है, ये एरिया है, तो ये टर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई ए फॉर एरिया हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ पे आइए को एक टर्म से डिनोट कर दो जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो यह आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये हो गया आपका 2m ओवर एक्स क्यूब, वेर एम इक्वल टू क्या है, आई टाइम्स ए। तो इस m को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो जरा देखो ये रिजल्ट याद है आपको, हम लोग जो पढ़ते थे, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे होता था, ये डाइपोल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से x डिस्टेंस पे हमें जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लिखते थे, के पी ओवर क्या होता था, एक्स क्यू, 2p ओवर एक्स क्यू, 2p ओवर एक्स क्यू, इसके एक्सिस के लॉन्ग, और अगर इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे लिखते थे तो क्या होता था आपका, के पी ओवर एक्स क्यू। तो ये वैसा ही है ना, ये क्या हो गया, के टाइप, 2m की जगह पे क्या आ गया, p की जगह पे क्या आ गया, m आ गया, और ओवर क्या हो गया, एक्स क्यू, वैसे ही रिजल्ट है। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे मुझे इसके एक्सिस पे मतलब एक मैग्नेट टाइप का तो नहीं दिख रहा, तो मैग्नेट टाइप का दिखेगा, आप इसको जरा देखो, ये ऐसा जा रहा तो इसके दो फेस होंगे, अगर सामने से व्यू करोगे तो आपको क्या लगेगा, ये ऐसा जा रहा ना, ये तो ये लगेगा नॉर्थ फेस, और ये क्या लगेगा आपका साउथ फेस। और मैग्नेटिक लाइन से फोर्स कैसे जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, और इसी के एक्सिस के अलॉन्ग हो गया ना, इसीलिए यहाँ पे आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m ओवर एक्स क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़े उससे रिलेट करो, आपका एमईसी जो आप पढ़ते हो बहुत ईजी है बेटा, रिलेट करो बस उसको, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, यहाँ पे समझ में आ गया ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, m इक्वल टू क्या हो गया, आई ए। अगर यहाँ पे आई ए, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टन्स होगा तो फॉर n नंबर ऑफ टन्स n आई ए हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपने नंबर ऑफ टन्स बढ़ा दिया तो यहाँ n से मल्टीप्लाई, एक टन के लिए इतना है तो n नंबर ऑफ टन्स के लिए n से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर जगह n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट सिंस वेक्टर क्वांटिटी, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, और करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा उस डायरेक्शन में रखना अपना कर्लिंग फिंगर, और ये जो इंडिकेट करेगा वही हो जाएगा आपका, क्या बनेगा आपका, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। ऐसे जा रहा मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ये, चलो तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट स्पेशल केस में
वेन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स हो जाए, मतलब आप जो पॉइंट ले रहे हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज वेरी क्लोज टू द लूप, दैट इज वेरी क्लोज टू द लूप, उस टाइम उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये अब हम लोग देख रहे हैं। तो जो बी की वैल्यू होगी, देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो आएगा ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इंटू 2 पाई r², ठीक है। अगर ये एक्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स है तो r² बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका r³ बन के बाहर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा r³, और यहाँ पे ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + x² बाई r², 1 + x² बाई क्या हो जाएगा r² टू द पावर -1, ऊपर ले गए इसलिए माइनस हो गया, ये r³ से एक कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से यहाँ पे एक कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2, यहाँ पे एक r रह गया ना, IR 1 माइनस है ना ये, सॉरी कितना पावर था आपका -3/2, -3/2, तो यहाँ पे -3 x² बाई 2 r², ये वैल्यू हो जाएगा। दिस रिजल्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू नॉट IR बाई 2 1 - 3 x² ओवर 2 r²। केस थर्ड, एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, एट द सेंटर x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब x 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो गया, तो पावर 3/2 है, तो यहाँ पे क्यूब बच जाएगा, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू म्यू नॉट आई, ऊपर एक आर आ जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ओवर 2, और ये हो जाएगा आपका r³। अच्छा यहाँ पे r ऊपर नहीं होगा, r³ था ना, ये r नीचे हो जाएगा, राइट, तो ये जाएगा 2r, राइट। तो म्यू नॉट आई ओवर क्या हो जाएगा 2r, कहाँ पे एट द सेंटर, कहाँ पे हो जाएगा एट द सेंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया सर्कुलर क्वाइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे एक्सिस पे हो गया, ये एक्सिस पे वेरी फार डिस्टेंस पे, ठीक है, ये वेरी क्लोज टू द एक्सिस, द वेरी क्लोज टू द सर्कुलर क्वाइल, और ये हो जाएगा एट द सेंटर। यही 4 टाइप के टर्म्स आते हैं। डायरेक्शन निकालना बहुत ईजी है, कर्लिंग फिंगर करंट के डायरेक्शन में, और ये जो पॉइंट करेगा वो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सिस पे है तो बहुत इजी है निकालना, समझ में आने के, तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग 2 हो गए, 2 और बचे हैं, 2 इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं किसकी वजह से बेटा, कर्ल मतलब आर्क की वजह से, तो आर्क की वजह से देखते हैं क्या होगा, क्वाइल के जगह पे रख देते हैं हम लोग करंट कैरिंग आर्क, आर्क, ये कोई आर्क हो गया, करंट ऐसे जा रहा, ये एंगल कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, थीटा एंगल सब्टेंड कर रहा है, कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, और ये हो जाएगा आपका थीटा, वेरी इजी टू कैलकुलेट इट। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ आर्क, आर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ आर्क। डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे अगेन बेटा, कर्लिंग फिंगर करंट की तरफ, तो ये आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड
आउटवर्ड। अगर यही नीचे की तरफ होता, ऐसा कुछ होता, थीटा ही, तो मी नॉट आई 4 पाई आर बाहर की तरफ, सॉरी ये आ जाएगा अंदर की तरफ। देखो ऐसा मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो क्लॉकवाइज के लिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर, क्लॉकवाइज के लिए इनसाइड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसका भी स्पेशल केसेस हैं जो डिस्कस करते हैं अभी। एक मिनट बेटा। अब देखो इसके स्पेशल केस में क्या क्या है। थीटा की अलग अलग वैल्यू होगी। थीटा क्या क्या दे सकता है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू आपका इजली वैल्यूड किया जा सकता है, जैसे 30, 60, 45, 90, इस तरह से 180, इस तरह से 360 दे सकता है। तो पहला केस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या ले लें, सिंपल सा केस लेते हैं, 90 ले लें, 90 यहाँ पे। तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 90। करंट क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, बी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, रेडियस हमने मान लिया आर है, और क्या हो जाएगा 4 पाई आर। एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90। तो थीटा को हमें किस में रखना, डिग्री में नहीं, रेडियन में। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, पाई बाई 2 वर्क कर लेंगे इसके अंदर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालना है हमें, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ। यहाँ पे मान लिया क्लॉकवाइज है, और ये कैसे जा रहा है आपका, देखो बेटा इनसाइड हो जाएगा। ये एंगल कितना बनाएगा, पाई, तो बी हो जाएगा आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका आई 4 पाई आर, और यहाँ पे एंगल बना पाई रेडियन। थर्ड 360 डिग्री के लिए अब एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, 360, तो रेडियन में कितना जाएगा 2 पाई, तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू 2 पाई, 2 पाई से 2 टाइम्स गया, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, ये वैल्यू आ गया। देखो वही वैल्यू आया है ना जो हम लोग कॉइल की वजह से सेंटर पे पढ़ते थे, तो ये वैल्यू आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट्स हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट, अभी इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही, टाइम हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड, और एक सोलेनॉइड का पार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। बस इसी पे सारा मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आएगा, इतने ही पार्ट्स पे सारे क्वेश्चन आएंगे, और कुछ है ही नहीं, है ना बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।